नमस्कार साथियों। आज जो यूपी के पीसीएस का 2020 का क्वेश्चन पेपर है, उसे सॉल्व करना हम प्रारंभ करेंगे। इसमें भी हम 3-4 लेक्चर्स में इस वीडियो को कवर करेंगे और इसमें इतने अच्छे प्रश्न हैं ना, मैंने खुद ये कितने प्रश्न सुने नहीं हैं, पहली बार मैं आज सुन रहा हूँ। तो मतलब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मतलब आपने कई रैंडम प्रश्न देखे होंगे जो यहाँ के एग्ज़ाम्स में बने हैं, वो भी मैं आज को आपको दिखाऊँगा कि यहाँ कैसे इनमें हैं वो क्वेश्चंस और कैसे इंडायरेक्टली आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो आप इस सीरीज़ को तो कतई ना छोड़ें, इसको अपने सदैव साथ रखें, कितने भी क्वेश्चन आपको मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको हर सदैव मिलेगा और उसको जब आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे और कुछ वैल्यू ऐड करेंगे अपने नोट्स में, तभी कुछ एज आप प्राप्त कर पाएँगे अन्य लोगों की अपेक्षा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और अपने अन्य साथियों तक भी इसे साझा करिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? जो स्टेट स्पेसिफिक होंगे या फिर साइंस बेस्ड होंगे या फिर ऐसे कोई रैंडम होंगे, उन्हें हम छोड़ेंगे। बाकी जो जीएस के सबसे बेहतरीन प्रश्न हैं, उन सभी को हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ऐसे शॉर्ट में लिखा गया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया 2019 में। एक तो सन याद करना है कि कब प्रारंभ किया, 2019 में। और इसमें आधार वर्ष कौन सा माना गया, यानी अब जो ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं, तो इसमें स्वच्छता का आकलन हम किस आधार वर्ष से करेंगे? तो 2017 को इसमें आधार वर्ष माना गया। ध्यान रहेगा, कार्यक्रम लॉन्च हुआ है 2019 में, आधार वर्ष माना गया है 2017 से। इसमें कहा क्या गया, जो पीएम 2.5 या पीएम क्या है, पर्टिकुलेट मैटर, जो ये कणिकीय प्रदूषक होते हैं ना, पीएम 2.5 और पीएम 10 में जो भी वृद्धि हो रही है इनमें, इनका आकलन करेंगे, ये कहा गया था। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में सरकार ने लॉन्च किया, 2017 को इसका आधार वर्ष मनाया गया, बताया गया। और इसमें पीएम 2.5 और पीएम 10, जो ये धूल के कण बहुत छोटे, पर्टिकुलेट मैटर है इसका फुल फॉर्म, तो इनकी जो भी स्तर है, कितना ये बड़ा है, उसकी जांच करेंगे और इसे 20 से 30% तक रखने की कोशिश करेंगे 2024 तक। बट ये याद मत करिए, आप केवल ये याद करिए, ये 2 सन याद करिए, बाकी थोड़ा पीएम से इसका कनेक्ट कर लीजिएगा कि ये पर्टिकुलेट मैटर से संबंधित है, ठीक है? चलिए अगला प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक से सारे समझाऊंगा कि जो भी गरीबी के लिए कौन कौन सी समितियां बनी है, उनके कालक्रम के आधार पर, ठीक है? सबसे पहले चलो वही सीखते हैं। हमारे यहाँ जो गरीबी का आकलन है ना, उसके लिए कई समितियां गठित की गई हैं, पहले से लेकर अभी तक के। तो हम उन सभी को उनके कालानुक्रम में याद करेंगे। वो ट्रिक है दाल तर, आप लिखिएगा ये ट्रिक, क्या? दाल तर, यही ट्रिक है, ठीक है? दाल तर यानी सबसे पहले समिति गठित हुई दांडेकर एवं रथ, सबसे पहली समिति दांडेकर एवं रथ। दूसरी समिति अलग समिति, ए से अलग। तीसरी समिति लकड़वाला समिति, एल से लकड़वाला। चौथी समिति तेंदुलकर समिति, टी से तेंदुलकर समिति। और पांचवी समिति रंगराजन समिति। तो दाल तर से हमने क्या याद किया कि गरीबी का निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी समितियां बनी पहले से बाद के क्रम में। सबसे पहले से बाद के क्रम में है, हाँ, ये सबसे पहले दांडेकर एवं रथ, दूसरे में अलग, तीसरे में लकड़वाला, चौथे में तेंदुलकर और पांचवें में रंगराजन समिति। अब ये तो कभी नहीं भूलोगे, सन बशर्ते याद ना करिए इसका, बट क्रम तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? दाल तर। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो अब ये प्योर फैक्ट है, आप करिए इसे कि अलग समिति थी, जो अलग समिति गठित हुई, उसने जो गरीबी का निर्धारण किया केवल पोषक तत्वों के आधार पर। बाद में जब तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति आई, इन्होंने कुछ लिमिट भी तय की कि अगर शहर में इतना कमाएंगे महीने का, फिर गांव में इतना कमाएंगे। वो एग्जैक्ट लिमिट तो मुझे याद नहीं है, बशर्ते आप चेक कर सकते हैं किसने कितनी लिमिट बताई। यहाँ पर कर लीजिए कि केवल पोषक तत्वों के आधार पर अलग समिति ने निर्धारण किया था गरीबी का, और क्रम क्या था? दाल तर। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहद अच्छा प्रश्न फिर ये भी। मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई अधिकारी है, वो किस क्षेत्र से संबंधित था? यानी मौर्य काल में हमें जो अधिकारी मिलता है एग्रोनोमोई नाम का, तो इसका कार्य क्या था, ये हमें याद रखना है। प्योर फैक्ट याद करेंगे। एग्रोनोमोई कौन? जो मार्ग निर्माण की देखरेख करता था, वो था एग्रोनोमोई। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई कौन? मार्ग निर्माण का अधिकारी। फिर से बोलिए, एग्रोनोमोई, मार्ग निर्माण। मौ से यहाँ से ग, यहाँ से लाजिए, मार्ग बनाइए इसे कैसे भी, बस, ठीक है? तो एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी है। चलिए अब एचडीआई के बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं। तो देखिए, एचडीआई इंडेक्स, सबसे पहली बात, यह जारी कौन करता है? जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसके 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। तो वह है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। क्या? स्वास्थ्य है, पहला घटक है स्वास्थ्य, फिर है शिक्षा, फिर है जीवन स्तर। तो देखिए इसमें क्या नहीं है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को नापने के लिए जीवन प्रत्याशा कहते हैं हम, ये स्वास्थ्य में आता है, ये स्वास्थ्य।
शिक्षा हमने कहा ही, और जीवन स्तर यानी हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे नापेंगे हम, पर कैपिटा इनकम के आधार पर। पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम अपना जीवन स्तर देखेंगे। तो इसके 3 घटक तो याद करेंगे आप, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। ये 3 भी, ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो याद कर लीजिएगा। बाकी सामाजिक असमानता इसका इसमें कोई उल्लेख नहीं, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, मतलब बहुत बार बना है यहाँ और भी बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो सामाजिक असमानता इसमें नहीं है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। और जारी कौन करता है, यूएनडीपी। अब आपका काम है 2023 में जो एचडीआई रिपोर्ट जारी हुई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया कहाँ पर रिलाई कर रहा है, वो मुझे सर्च करके बताइए, कमेंट में लिखिएगा। आपका कर्तव्य है, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये तभी तो इंटरेक्टिव बनेगा सेशन, जब हम दोनों, मैं भी अपनी तरफ से और आप जो मैं आपको कहता हूँ उतना आपको करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। इसलिए जितना सीखते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करने की कोशिश कीजिएगा। तो इंडिया की रैंक क्या है एचडीआई 2023 में, बताइएगा। अब देखिए फिर से बेहद अच्छा प्रश्न है। चलिए, आपको 16 जनपद है, हमें पता है महाजनपद, 16 महाजनपद है। 16 के 16 आपको राजधानियां याद नहीं होती, बट जितने यहाँ पर आते जाएंगे, 4 यहाँ पर आ गए, 4 अगले में आएंगे, 4 अगले में आएंगे, तो 4-4 करके याद करते जाइएगा, आपका कवर हो जाएगा। 16 के 16 साथ में हमेशा कहता हूँ, जो लिस्ट बहुत लंबी होती है ना, उसको एक साथ याद नहीं करना है, उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर याद करना है। इन चारों में से ही कोई और बन गया तो आपका 50-50 कुछ एलिमिनेट करने में आपको सहूलियत हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या पता होगा, मत्स्य विराटनगर, सीधे याद हो जाएगी, नहीं बोलिए, आंख बंद करिए, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, ठीक है। चलिए, फिर कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, 2 बार बोल लिया, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर। बोलेंगे तभी, खाली दीवारों पर टिक के बैठेंगे तो याद अभी तो लगेगा हो रहा है, बट मजा आ रहा है में, ये नहीं चलेगा, हमें लॉन्ग टर्म की अपनी मेमोरी में डालना है, यानी सब कॉन्शियस माइंड में अगर एक बार चला गया तो एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ। अब सूरसेन की मथुरा, सूरसेन मथुरा, कुछ भी कनेक्ट करिए, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा। और अस्मक की पोतन, या पोतली भी कहते हैं हम इसे, पोतली। यह अस्मक वही राज्य है ना जो दक्षिण भारत में एकमात्र, महाजनपद जितने भी थे ना, 16 महाजनपद हैं, उनमें से 15 तो उत्तर में है, सारे क्या सारे उत्तर में है, बट एक ही है जो दक्षिण भारत में है, वो अस्मक ही है, जो गोदावरी नदी के आसपास है ना, अस्मक। तो हम पढ़ते भी हैं कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में है वो अस्मक ही है, उसकी राजधानी क्या, पोतन। और मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ और सूरसेन की मथुरा है। अन्य की भी जब आएगी तब हम करते जाएंगे आगे को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप मैच कर लीजिएगा कौन सा है, ठीक है। मैच आंसर ढूंढने से ज्यादा हमें सीखने पर बल देना है। अब ये इतना भयानक फैक्ट मत करिएगा, आंसर मिल भी जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन हम एक लिमिट तक ही कर पाएंगे। अगली बार गरीबी की संस्कृति पूछा, अगली बार अमीरी की संस्कृति पूछ देगा, क्या जा रहा है भाई उसका, ऐसे क्वेश्चन किसी को नहीं आते। और ऐसे क्वेश्चन से घबराना भी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, जो क्वेश्चन बहुत ही रैंडम लग रहा है वो सब किसी को नहीं आने वाले भाई, ऐसे क्वेश्चन कौन पढ़ के जाएगा। अब देखिए ध्यान से पढ़ते हैं, चोलों के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। पढ़ते हैं, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, ठीक है। क्यों? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्णन करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी ऐतिहासिक विजयों का विवरण दिया गया था। तो सही बात, अब ये कह रहा है कि चोलों के बारे में हमें पहले से जो भी शासक है उनसे अधिक जानकारी मिलती है। कारण क्या दिया है कि जो चोल थे, जो मंदिर बनाते थे ना, उसमें इसका उल्लेख कर लेते थे, अपना उल्लेख करते थे, अपनी विजयों का उल्लेख करते थे, तभी तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी है। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही लग रहे हैं देखने में, और ऐसा कोई झोल वाला भी नहीं लग रहा है कि चोलों ने किया ही नहीं होगा। चोलों के बारे में अधिक जानकारी है क्योंकि उन्होंने अपनी मंदिरों की दीवार पर अपने उत्कीर्णन कराए, अभिलेख उत्कीर्णित कराए, अपने विजय की गाथाएं लिखाई, ये सभी कही, तभी हमें अधिक जानकारी उसके बारे में मिलती है। तो ए भी सही, आर भी सही। अब चोलों के बारे में कुछ कुछ जानते हैं। सबसे पहले चोलों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चोल का शासनकाल आपको पता है, तकरीबन 850 से लगभग ये प्रारंभ होता है और 1100 के आसपास जाता है। चोलों की स्थापना किसने की? विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। चोलों की राजधानी क्या? तंजौर या उरैयूर? तंजावर, पहले तंजौर थी, फिर उरैयूर आ गई, उरैयूर याद करेंगे। और चोलों का बंदरगाह कौन सा था? पुहार या कावेरीपट्टनम कहते हैं हम जिसे, पुहार या कावेरीपट्टनम इसका बंदरगाह हो गया। और इनका प्रतीक क्या? बाघ। अब याद करते हैं, यहां पर केवल लिखना नहीं, याद करना है, ध्यान दीजिए। चोलों के साम्राज्य 850 के आसपास विजयालय ने स्थापित किया और इनकी राजधानी तंजौर या उरैयूर थी। इनका बंदरगाह नगर पुहार या कावेरीपट्टनम था और इनका प्रतीक चिन्ह बाघ। प्रतीक बाघ, बंदरगाह पुहार, राजधानी तंजौर और उरैयूर, स्थापना की विजयालय ने। और चोल किसके सामंत थे? चोल थे पल्लवों के सामंत। अभी मैं आपको पूरा क्रम भी लिखाने वाला हूं नीचे, एक क्वेश्चन है अभी, उसमें मैं सारा क्रम बताऊंगा कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। इसमें आपको सामंत पहचानने में तो अति, जो मान लिया जाए गुप्त के बाद कौन आए, गुप्त के बाद हम पढ़ते हैं
थानेश्वर की पुष्यभूति आए तो किसके सामंत होंगे? थानेश्वर की पुष्यभूति, जो उनके पहले आए होंगे उसी के, तो गुप्तों के वो सामंत थे। अगर आपको एक बार एक काल याद है तो आपको सामंत पहचानने में तो कतई दिक्कत नहीं होगी। तो चोलों के सामंत कौन? पल्लव थे। ठीक है, चलिए। और चोलों के बारे में जो जानकारी होगी आगे हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सोचने वाला प्रश्न आ गया है। आंसर किसी को नहीं पता इसका, बट सोचिए। मैंने कहा है अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसके ऐसे क्वेश्चन में ऐसा समूह बनाए कि 3 एक साइड जाने लगे और एक कुछ दूसरी दिशा में जा रहा हो। तो जो दूसरी ही दिशा में जा रहा है उसका वो इसका आंसर होने वाला है। देखिए, ये कह रहा है कि 20वीं सदी के 80 के दशक में के मध्य जो विकास के कुछ नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा होने लग गई थी। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण नहीं था? यानी जो नकारात्मक पक्ष थे ना, इनमें से 3 तो बहुत नकारात्मक पक्ष थे और एक ऐसा था कि जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा था, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा था, राजनीति का एवं विकास और जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। अब देखिए, ये और ये स्टेटमेंट आपको समान लग रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो रहा है और पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है। भाई ये तो नकारात्मक पहलू हैं ही हैं कैसे भी। अब ये कैसे है नकारात्मक पहलू? राजनीति और विकास नकारात्मक पहलू है। देखिए, शरण भी गलत चीज है, प्रदूषण भी गलत चीज है, पुनर्वास और विस्थापन जब हम कहते हैं कि इनका विस्थापन हो रहा है, पलायन हो रहा है, तो ये अच्छी चीज है गलत चीज है? गलत चीज है भाई, ये तीनों तो गलत चीज है। और विकास अच्छी चीज है, तो पहचान पाए एक अलग चीज को। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या लिखा गया है, बट यहाँ पर देखिए ये 3 चीजें नकारात्मक बताई गई हैं और ये तो सकारात्मक चीज लिखी है भाई। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर निकालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों का खोजा? टोटली कहना चाहता है भीमबेटका की गुफाएं किसके द्वारा खोजी गई? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? पहली बात एमपी में है। सबसे पुरानी गुफाएं कहते हैं हम, सबसे प्राचीन गुफाओं में इनका उल्लेख होता है। इनकी खोज की गई थी वीएस वांकाकर ने, विष्णु शास्त्री वांकाकर ने की गई थी। ये लिखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। कब? 1957-58 के आसपास। तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के भी रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। वीएस वांकाकर ने इसकी खोज की थी 1957-1958 के काल में। याद रहेगा इतना? ध्यान रहे एक बार फिर से, भीमबेटका की गुफाएं एमपी में सबसे प्राचीन गुफाएं हैं ये। वीएस वांकाकर ने इनकी खोज की 1957 से 1958 के दौर में। चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए फिर से, अब तो कर ही पाओगे क्योंकि हुलास मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया गया। आपको मांडा पता है कहाँ? जम्मू कश्मीर। बट अगर यहाँ पे मांडी लिखा होता तो फिर होता कन्फ्यूजन। मांडी कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। इसलिए साथ में चलेंगे तो सारी चीजें कवर होंगी ही होंगी। आज 4-5 स्थल वहां कवर हो गए हड़प्पा के, 4-5 यहाँ होंगे, 4-5 अगली क्लास में, अगले जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें होंगे, तो सब कंप्लीट होते जाएगा। तो मांडा है हमारा जम्मू कश्मीर में। हुलास कहाँ? हुलास है उत्तर प्रदेश में, पिछली वीडियो में कराया था। अब ये पादरी आपको याद है तो कर पाओगे भाई। पादरी गुजरात में। अब ये पाडरी लिखा है, मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था पाडरी क्या है, बट फिर पादरी जब मैंने यहाँ पढ़ा तो मुझे पादरी मिल गया था। तो पादरी मुझे आता था। तो पादरी कहाँ है? गुजरात में है। और बालू कभी सुना था आपने? बालू नहीं ना, अब आपके नोट्स में ये होना चाहिए हरियाणा में। तो अब कर पाओगे। बालू कहाँ? बालू है हरियाणा में। मांदा कहाँ? मांदा है जम्मू कश्मीर में। पादरी कहाँ? पादरी गुजरात में। और हुलास उत्तर प्रदेश में। कर लेंगे चारों? ठीक है, मिला लीजिएगा आंसर। ठीक है, क्या है इसका? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से मैंने कहा है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है? इन्वायरमेंट के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे करने हैं आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। यानी यूएन ने जो पर्यावरण में, यूएन ने 1987 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर एक चर्चा की और एक रिपोर्ट प्रकाशित की। तो वो रिपोर्ट जो थी उसका नाम क्या था ये पूछ रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित रिपोर्ट है, कई एग्जामों में बन भी चुकी है। उसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। लिख लीजिए, दीवारों पर छाप दीजिए, कहीं भी कुछ कर दिए बस लिखिए अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या सीखा? जो यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, कब? 1987 में प्रस्तुत हुई। उसका नाम क्या था? अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर बहुत ही चर्चित रिपोर्ट है ये। ठीक है, चलिए उस दौरान ये भी हमने किया। अब ये क्वेश्चन मत करिए। आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की पहल है? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलिस्टिक, सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है अभी तक का। तो अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन एम कहते हैं इसे। इसको प्रारंभ किया नीति आयोग ने 2015 के आसपास। मैं ईयर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे 2015 में, मेरे ख्याल से 2015 ही है, बट फिर भी आप क्रॉस चेक करके बता दीजिएगा, ठीक है? तो अटल इनोवेशन मिशन
नीति आयोग द्वारा प्रारंभ की गई पहल है। चलिए अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन मुझे ध्यान है, एक क्वेश्चन अब आजकल ही एक किसमें शायद रेवेन्यू एसआई की पहले वाले जो लीक हो गया था उसमें बना था मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, बट वो आईएलओ का नहीं पूछा था, उन्होंने यूएन का पूछा था। यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, फिर मैं उसका नाम भी भूल गया उनका एग्जैक्ट क्या है, बट ऐसा ही कुछ क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। देखिए यूएन का पूछा जा चुका है, आईएलओ का पूछा जा सकता है, इसीलिए ध्यान से करने हैं ये सारे क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया, यानी क्या कितनी सारी बातें पता चली, क्या क्या बातें पता चली, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पर आईएलओ है, ये कब गठित हुआ? 1919 में। 1919 में कौन से सम्मेलन से? वाशिंगटन सम्मेलन से, वाशिंगटन सम्मेलन से। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ध्यान रहेंगे, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया जाने माने चर्चित व्यक्ति जिनके बारे में आप बहुत चीजें पढ़ भी चुके हैं, एनएम जोशी जी की तरह। अभी रिकॉल भी कराऊंगा इन्होंने क्या क्या कराया। तो क्या सीखा हमने? आईएलओ जो 1919 में वाशिंगटन सम्मेलन से गठित हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। और आईएलओ का हेडक्वार्टर सबको पता, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है आईएलओ का हेडक्वार्टर, तो याद रहेगा इतना। अब हम एनएम जोशी के कुछ कार्य पढ़ते हैं भाई, क्या क्या कार्य किए इससे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग पढ़ी है ना, सोशल सर्विस लीग तो पढ़ी होगी 1911 में बॉम्बे में नारायण मल्हार जोशी ने की थी। और दूसरा एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सबने पढ़ी है ये। इसकी स्थापना कब? 31 अक्टूबर 1920 को एटक की भी स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। और इसके प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव थे, पहले सचिव, हाँ, दीवान चमन लाल जी थे ना इसके प्रथम सचिव। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी, और प्रथम सचिव दीवान चमन लाल जी। तो एनएम जोशी जी के सारे काम हमने यहाँ पर याद कर ली, इसे ही कहते हैं रिकॉलिंग की पावर। एनएम जोशी से एक काम क्या? सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में बॉम्बे में, एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को, इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी, और प्रथम सचिव दीवान चमन लाल जी। और आज एक नया तथ्य मिल गया कि आईएलओ का जब गठन हुआ था तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी एनएम जोशी जी ने ही किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर से ये क्वेश्चन ऐसा प्योर फैक्ट आ गया, बट कर लीजिए क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा है तो क्या पता रिपीट होने की संभावना रहती है। तो साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? पर्यावरण आंदोलन से संबंधित, वो है रेचल कार्सन। कर सकते हो तो करिए, वरना छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं, सारे कर्नाटक युद्ध पढ़ लेते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ध्यान से पढ़ेंगे लेकिन। ठीक है, तो देखिए एक्सला शापेल की संधि कब हुई? 1948 में। तो इसके संदर्भ में हमें सही कथन पहचाने। तो देखिए, इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की, इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो ध्यान से पढ़ें, देखिए अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले देखते हैं, तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, उत्तराधिकार के युद्ध। हम देखते हैं फ्रांसीसियों और जो अंग्रेज थे इनके बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ध्यान से पढ़ते हैं तीनों और उनकी संधियां भी। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1840 से 1700 से प्रारंभ हुआ था, 1740 से 48 के बीच में हुआ था। दूसरा हुआ था 1748 से 54 के बीच में, और तीसरा हुआ था 56 से लेकर 63 के बीच में। सप्तवर्षीय उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं, तो ध्यान रहेगा। तो प्रथम युद्ध हुआ था जो 40 से 48 के बीच में, इसकी समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि से। किसकी संधि से? मद्रास की संधि से। जो द्वितीय युद्ध था इसकी समाप्ति हुई थी पौंडीचेरी की पहली संधि ये एक्सला शापेल की संधि है, एक्सला शापेल की संधि। दूसरी पौंडीचेरी की संधि, और तीसरी मद्रास की संधि। तो याद रहेंगे तीनों संधियां याद। एक्सला शापेल की संधि से पहला युद्ध समाप्त, दूसरा पौंडीचेरी की संधि से, तीसरा मद्रास की संधि से। पहले में क्या हुआ? इसमें जो मद्रास जीता गया था, इसमें जो मद्रास था वो अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। पहले युद्ध में फ्रांसीसियों ने मद्रास को कब्जा किया था, वो बाद में जब संधि समाप्त हुई तो अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। दूसरे युद्ध को कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। इसमें क्या क्या हुआ वो भी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तीसरा भी समझ, दूसरे को फिर समझेंगे, पहले तीसरा लगा देते हैं। इसमें मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, और इसमें जो पौंडीचेरी है वो अंग्रेजों ने विजित कर लिया था, लेकिन जब संधि हुई तो वो पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे, पहले में मद्रास फ्रांसीसियों ने जीता था, वो अंग्रेजों को दे दिया गया, और तीसरे में पौंडीचेरी अंग्रेजों ने जीत ली थी, वो फ्रांसीसियों को लौटा दी गई थी। और इसका सन और संधियां तो याद रखनी। अब एक बार दूसरे युद्ध को समझ लेते हैं जो 48 से लेकर 54 के बीच में घटित हुआ। इसमें दरअसल उत्तराधिकार का युद्ध होता है। हैदराबाद में और कर्नाटका में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था। तो इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भी कुछ हैदराबाद में भी 2 थे जो सत्ता को चाहते थे। एक था नवाबगंज, नवाबगंज, और एक मुजफ्फरजंग। नवाबगंज और मुजफ्फरजंग ये हैदराबाद में थे। और यहाँ थे चंदा साहब
चांदा साहब और दोस्त अली, ये यहाँ थे। तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया फ्रांसीसियों ने, नवाबगंज को सपोर्ट किया अंग्रेजों ने। कर्नाटक में चांदा साहब को सपोर्ट किया फ्रांसीसियों ने, दोस्त अली को सपोर्ट किया अंग्रेजों ने। अब ये क्यों याद करते हैं, यहाँ से कभी भी डीप प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। देखिए, हैदराबाद में नवाबगंज को सपोर्ट किया अंग्रेजों ने, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया फ्रांसीसियों ने। कर्नाटका में चांदा साहब को सपोर्ट किया फ्रांसीसियों ने, दोस्त अली को सपोर्ट किया अंग्रेजों ने। ऐसे डायग्राम बना के लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें उत्तराधिकार के युद्ध पता चलेगा, दूसरा है, और इसकी समाप्ति हुई पौंडीचेरी की संधि से हुई। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई एक्सला शापेल की संधि से, पढ़ ही लिया भाई। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही कथन है। चलिए, दोनों कथन सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ये भी फिर से सोचने वाला प्रश्न है, ध्यान से सोचेंगे इसमें। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहली बात, समन्वित बाल विकास परियोजना यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सबसे पहले 1975 में प्रारंभ हुई थी, 1975 में प्रारंभ हुई। अब ये आपको समझ आ रहा होगा, ये किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित होगी, बच्चों के विकास से संबंधित होगी ये योजना, है ना। देखिए फिर 1975 में ये है। अब कथन पढ़ते हैं, कौन नहीं है कह रहा है, यानी 3 तो हैं, एक नहीं है। पूरक पोषण, यानी ठीक है, बालकों के विकास की बात कर रहा है तो पोषण होगा। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये भी पहले का जैसा ही लग रहा है ये भी। टीकाकरण और परिवार नियोजन, अब ये 2 तो होंगे ही होंगे इसमें, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकते। अब बताइए मुझे, टीकाकरण को चुनोगे या आप परिवार नियोजन को चुनोगे? बच्चों में का आपने टीकाकरण देखा होगा क्या, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े, उनमें जो भी कमजोरी है वो दूर हो, तो ये भी बच्चों से ही संबंधित है। बट परिवार नियोजन तो एक बहुत ही बड़ा टर्म हो गया ना। परिवार नियोजन यानी ये बच्चों को पैदा ही नहीं करने वाली बात होगी ना, तो ये तो है बच्चों के विकास से संबंधित। तो ये 3 चीजें तो डायरेक्टली आप बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो। बट परिवार नियोजन बच्चे कम पैदा करें, इससे संबंधित, इसे ही परिवार नियोजन कहते हैं। तो ये तो बहुत अलग की बात नहीं हो गई। ये 3 आप एक फ्रेम में रख सकते हो, थोड़ा सोचिएगा तो इसका आंसर आप समझ पाएंगे कि परिवार नियोजन क्यों नहीं है इसमें, परिवार नियोजन इसमें नहीं है साहब। ठीक है, चलिए ये भी किया। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। देखिए, अब इतना खतरनाक क्वेश्चन, मुझे केवल, हम सब ने इसमें से केवल, मैंने केवल इंडियन आर्म्स एक्ट पढ़ा है, ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है इनमें से, और कभी किताबों में मैंने ये सुना भी नहीं। ठीक है, चलिए, तो आप बताइए इनमें से क्या, अगर इंडियन आर्म्स एक्ट तो आपने पढ़ा है 1878 का, लिटन के काल का हम पढ़ते हैं 1878 में। तो देखिए इससे आंसर निकल रहा है एका दो, इससे आंसर नहीं निकल रहा है, तो हमें कुछ इसमें तिकड़म लगानी पड़ेगी, बट मुझे इसका कुछ भी आता है नहीं आगे को। ठीक है, तो देखिए एका तो 2 है। अब शाही पद अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, तो इसका आंसर आप गूगल कर लीजिएगा, या तो ए होना चाहिए या तो डी होना चाहिए। भारत शस्त्र अधिनियम है 1878 का। ठीक है, चलिए, शाही पद अधिनियम भी ठीक है, शाही पद अधिनियम शायद मेरे ख्याल से 1876 में होना चाहिए, क्योंकि 1877 में वो कुछ ब्रिटेन की महारानी यहाँ आ गई थी, तो उसे साम्राज्य घोषित कर दिया गया था ना, भारत की सबसे ऊंची पदाधिकारी घोषित कर दिया गया था। तो रॉयल, हाँ ठीक है, ये क्लियर है। शाही पद अधिनियम 1876 का ही होगा, मुझे थोड़ा इंग्लिश टाइटल पढ़ के समझ आता है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 का ही है, ठीक है, और इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 का है। देखिए फिर इनसे आंसर निकल रहा है ए का है हमारा, या तो ए या डी, और 2 बी का है हमारा 1। चलिए हमारा आंसर है डी। ठीक है, चलिए डी मिल गया, और आप अन्य 2 जो बचे हैं उनको मिला लीजिएगा। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 का, आर्म्स एक्ट 1878 का, और फिर सी का 4 यानी इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 का, और इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 का। ध्यान रहेगा, शस्त्र अधिनियम 1878 का है, रॉयल टाइटल अधिनियम क्योंकि 1877 में वो ब्रिटेन की महारानी को यहाँ की साम्राज्य घोषित कर दिया गया था ना, उसी से संबंधित यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक यही है, इनडायरेक्टली कहाँ से क्या ज्ञान पता चल जाए ये हमें समझ आ जाता है। ये हो गया, और हाईकोर्ट एक्ट 1861 का हो गया, और इंडियन डाइवोर्स एक्ट हो गया आपका 1869 का। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करिएगा, और अभ्यास लगातार करिएगा, आगे भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे आपका वैल्यू कंटेंट, जो भी आपकी कंटेंट को इंक्रीज करेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।